हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा फ्रॉम एसवी करियर एकेडमी और आप देख रहे हैं क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 8 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बात करने हम जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब कई सवाल आपके दिमाग में आएंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है क्या, बना कैसे? डेफिनेटली आने भी चाहिए। अब जो बच्चे पहले ये पढ़ चुके हैं यानी +2 के बच्चे जो अभी रिवीजन के लिए चीज़ें देख रहे हैं या वो जिन्होंने +1 में पढ़ा नहीं था वो फिर से पढ़ रहे हैं, कई मिसकंसेप्शंस आपको होते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग। इसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बनता कैसे है, ये सब सारी चीज़ें सब चीज़ें आज ख़त्म करेंगे। हर कंसेप्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रम का हम ख़त्म करेंगे। शुरुआत करते हैं लेक्चर की। पॉइंट नंबर 1 ध्यान से देखना। अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट टाइम किसी भी शेल की टोटल एनर्जी निकाली थी। टोटल एनर्जी फॉर्मूला आई गेस अब सबको याद हो जाना चाहिए। जिसको ये सारी चीजें नहीं पता, टोटल एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस, वो पिछले से पिछले लेक्चर में जाए और सारी चीजें देख के आए। लास्ट 2 लेक्चर में हमने किसी भी शेल का रेडियस, किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी शेल में वेलोसिटी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी शेल में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। अगर मैं हाइड्रोजन एटम बनाऊं, एक ध्यान से देखना, ये मेरा न्यूक्लियस, दिस इज माय फर्स्ट शेल, दिस इज माय सेकंड शेल। मान लो ये न्यूक्लियस है, दिस इज फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, दिस इज शेल नंबर 1, शेल नंबर 2 एंड शेल नंबर 3। हमें पता है पहली शेल की एनर्जी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीजें याद होनी चाहिए। पहले शेल की एनर्जी थी -13.6, दूसरे की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिमिलरली तीसरे की -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा, है ना, ये चलता जाएगा। हर एक शेल की एनर्जी हमें पता है, चाहे वो मैं हाइड्रोजन की निकालूं चाहे किसी भी एटम की निकालूं। अब याद रखना होता क्या है। पॉइंट नंबर ए, देखो सबसे पहले शेल में एनर्जी मिनिमम है। ध्यान से देखो ना, मैं माइनस साइन कंसीडर करूं तो ये कम है, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, सबसे 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 ज्यादा बढ़ती जा रही है एनर्जी, है ना, बढ़ती जा रही है एनर्जी, बढ़ती जाएगी एनर्जी। पहला पॉइंट, मान लो मैंने इस एटम को हीट किया, दिस एटम वॉज हीटेड, मैंने कोई बर्नर लगाया और इस एटम को हीट किया। हीट लेने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब द हीट। मैंने किसी एटम को हीट किया तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स ने उस हीट को एब्जॉर्ब करना है। हीट को एब्जॉर्ब किया तो होगा क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी। मान लो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, उसकी फिलहाल एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने हीट किया, इसने एनर्जी गेन की, इसने इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, यानी इसकी एनर्जी बढ़ गई। ये उछल के किसी ऊपर वाले लेवल में पहुंच जाएगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन उछल के दूसरे शेल में पहुंच गया। देखो ना, यह एनर्जी कम थी, इसे एनर्जी मिली तो ज्यादा एनर्जी लेवल वाले शेल में पहुंच गया। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज एंड इट विल जंप, एंड इट विल जंप टू हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। ध्यान से समझना, मैंने जब एटम को हीट किया, उसके इलेक्ट्रॉन्स ने वो हीट एब्जॉर्ब की और जहां वो ओरिजिनली पड़े थे उछल के ऊपर वाली शेल्स में जाने लगे। यहां से यहां भी जा सकता था, यहां से यहां, यहां से यहां, कहीं भी जा सकता था, राइट, कहीं भी जा सकता था। इलेक्ट्रॉन्स विल एब्जॉर्ब द हीट एंड जंप इनटू हायर एनर्जी लेवल। दिस इज माय फर्स्ट एनर्जी लेवल जिसमें एनर्जी लोएस्ट है, दिस इज लोएस्ट एनर्जी शेल। शेल बोलो, लेवल बोलो, कुछ भी बोल दो। और ऊपर जाते जाते नेक्स्ट से नेक्स्ट शेल में जाते एनर्जी बढ़ रही है। साइन को कंसीडर किया है, एनर्जी बढ़ रही है। देखो ये -13.6 कम है, 3.4 ज्यादा है, -1.5 उससे भी ज्यादा है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था उसने एनर्जी गेन की और वो उछल के अगले एनर्जी लेवल पे चला गया। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, अब देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां जंप करे तो उसको कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करे ताकि वो जंप कर पाए। अब देखो ना, मान लो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को
मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अब इसकी टोटल एनर्जी कितनी हुई? इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई? पहले कितनी थी? -13.6 प्लस अब है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मिली इसे हीट करके तो हो गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी -3.4, तो ये उछल के उस शेल पे चला जाएगा जिसकी एनर्जी कितनी है? -3.4। मान लो मैंने इसे 10.2 नहीं दी होती, मान लो मैंने इसे दे दी 10, मैंने इसे एनर्जी प्रोवाइड की, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हुई? टोटल एनर्जी हुई -13.6 प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोई शेल नहीं है, यानी ये यहां से जंप नहीं करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तभी जंप करेगा जब उसको कितनी एनर्जी दो ताकि उसकी एनर्जी किसी और शेल के एनर्जी के बराबर हो जाए। यानी मैं 10.2 से कुछ भी कम इसे एनर्जी देता, ये जंप नहीं करता। तो पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। द इलेक्ट्रॉन विल जंप only when its total energy becomes equal to one of the higher shells। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एनर्जी पे ये जंप नहीं करेगा, ये उस एनर्जी देने पे जंप करेगा जब इसकी टोटल एनर्जी मिला के किसी हायर शेल के बराबर हो जाए, उछल के उस शेल पे ये पहुंच जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एनर्जी देने पे, हर कोई एनर्जी देने पे ये जंप नहीं करने वाला। मैं एक बार मार्कर ढूंढ लूं, मैंने कहां रख दिए। हर कोई एनर्जी देने पे इट विल नॉट जंप। ऐसा नहीं है आपने कुछ भी एनर्जी दी ये जंप कर गया, ये तभी जंप करेगा जब इसकी टोटल एनर्जी किसी ऊपर वाली शेल के बराबर हो जाए। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होगा क्या? स्टार मार्क करके एक चीज याद रखो, हर चीज अपनी मिनिमम एनर्जी लेवल पे रहना चाहती है। फॉर एग्जांपल ना, समझो मैंने किसी बॉक्स को उठाया, ऊपर ले गया, ऐसे हवा में ऊपर ले गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो कहां आएगा? वापस जमीन पे। क्यों आया? बिकॉज जमीन पे इसकी एनर्जी मिनिमम थी, 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, अगर हाइट 0 हुई तो एनर्जी भी 0 हो जाएगी। जब मैं इसे ऊपर उठा रहा था तो इसकी एनर्जी बढ़ रही थी, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, ये चाहता है मिनिमम एनर्जी पे आना, तो जैसे ही छोड़ा वापस कहां आ गया? ग्राउंड पे। इसी तरह मैंने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, उछल के किसी ऊपर वाले लेवल पे गया, ज्यादा देर वहां रहने नहीं वाला, इट विल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो एक लिख लेंगे, एवरीथिंग वॉन्ट्स टू बी, एवरीथिंग वॉन्ट्स, चाहती है, टू बी इन इट्स मिनिमम एनर्जी लेवल। तुम भी तो ऐसे ही हो, देखो अगर कोई तुम्हें सुबह उठाए ना तो तुम उठोगे नहीं, तुम्हारी भी हरकतें ऐसी हैं। जब तक 3-4 थप्पड़ ना पड़े, मम्मी ने एनर्जी प्रोवाइड नहीं की, तब तक तुम बेड से उठने नहीं वाले, और जैसे मम्मी गई तुम वापस बेड पे आ जाओगे। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी क्या है? उसी तरह पॉइंट नंबर C, इलेक्ट्रॉन विल जंप बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। इलेक्ट्रॉन मान लो उछल के यहां से यहां गया, इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी थी? -3.6। उछल के यहां पर गया, थोड़ी देर बाद वापस ये नीचे आएगा, जंप मार के अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएगा। और जब ये ऐसा करेगा, वापस उछल के यहां आया, जब ये ऐसा करेगा तो कुछ रेडिएशंस देगा, कुछ रेडिएशन एमिट करेगा, कोई लाइट एमिट करेगा। जरूरी नहीं है विजिबल हो, इंफ्रारेड हो सकती है, यूवी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जब वापस आया तो इसने रेडिएशन की एनर्जी एमिट की, यानी पॉइंट D, while jumping back
इट विल एमिट एनर्जी, और ये एनर्जी किसके इक्वल होगी? इट विल एमिट एनर्जी, यहां से यहां कूदा तो फाइनल शेल की एनर्जी, इसकी इनिशियल शेल की एनर्जी माइनस फाइनल शेल की एनर्जी, इतनी एनर्जी एमिट करेगा, यानी जितनी उसने ली थी, कितनी ली थी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी एमिटेड, डेल्टा ई लिखते हैं, दिस इज एनर्जी एमिटेड इक्वल्स टू इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां से यहां जंप कर रहा है, यहां से यहां जंप कर रहा है, तो क्या होगा? इनिशियली थी -3.4 माइनस फाइनल क्या है? -13.6 विच इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी ये वापस से एमिट कर देगा। यार इतनी एनर्जी लेके ऊपर गया था, जब वापस आया इतनी एनर्जी छोड़ दी। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एनर्जी एमिटेड इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल शेल पे कितनी थी, जहां से जंप कर रहा है, जहां को जंप कर रहा है उसकी कितनी थी, माइनस करो तो आपको पता लग जाएगा इसने कितनी एनर्जी एमिट की, इसने कितनी एनर्जी एमिट की। अभी तक बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, ऊपर वाली शेल पे गया, ज्यादा देर टिका नहीं, वापस आया। वापस आते वक्त जो एनर्जी ली थी उसे रेडिएट कर दिया, उसे वापस बाहर निकाल दिया, और वो एनर्जी कितनी होगी? ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। याद रखने, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है ना, इतना याद है आपको? ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है ना? चलो अब देखो, याद रखना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई एनर्जी इज गिवन बाय एच सी बाय लैम्डा। एच सी बाय लैम्डा। एच सबको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इस पे पहले भी बात की थी, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, एंड लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन। समझो, इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां जंप किया, वापस कुछ एनर्जी रिलीज की, और वो एनर्जी किसके इक्वल होगी? एच सी बाय लैम्डा के। इसने एनर्जी रिलीज की, इट विल बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। इस एनर्जी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कितनी थी, फाइनल कितनी थी, एंड इट विल बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। फिर से समझो, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, ऊपर गया, ज्यादा देर टिका नहीं, वापस आया। वापस आते वक्त एनर्जी रेडिएट की, जो ली थी वो सारी बाहर फेंक दी। उस एनर्जी की वेवलेंथ मैं कैसे निकालूंगा? वेवलेंथ को साइड में ले गए, एच सी बाय ई। इतनी वेवलेंथ की एनर्जी निकाली। अब देखो, एच एक कांस्टेंट है, एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। सी स्पीड ऑफ लाइट, ये भी एक कांस्टेंट है। H इज कांस्टेंट, C इज कांस्टेंट, मेरा H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है। यानी अगर मुझे एनर्जी पता है, यानी कितनी एनर्जी उसने रेडिएट की, जिसका फॉर्मूला हम अभी कर चुके हैं, क्या? इनिशियल माइनस फाइनल। अगर मुझे एनर्जी के बारे में पता है, तो किस वेवलेंथ की लाइट निकली या किस वेवलेंथ की रेडिएशन निकली, मैं ये भी बता सकता हूं। किस वेवलेंथ की रेडिएशन निकली, मैं ये भी बता सकता हूं। जब मैंने ये सारी वैल्यूज, ये कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू आपको पता है, जब मैंने सारी वैल्यूज भरी तो मेरा लैम्डा आया 12375 डिवाइडेड बाय, जब मैंने ये सारी वैल्यूज भर दी, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आया डिवाइडेड बाय जो भी मेरी एनर्जी है। एनर्जी किस में होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जो ये आपका आंसर आएगा वेवलेंथ का, ये आएगा आर्मस्ट्रॉन्ग में। ये याद रखना। एनर्जी कितनी गई वो तो मैं निकाल सकता हूं, अभी हमने देखा एनर्जी कितनी है, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। जहां से जंप कर रहा है वहां की एनर्जी आपको पता हो, जहां से जंप कर रहा है वहां की एनर्जी पता हो, माइनस जहां वापस आ रहा है वहां की एनर्जी पता हो, तो आपने ई निकाल दिया किसमें, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस ई को यहां पुट कर दो,
आपको पता लग जाएगा कि ये जो वेव निकली इसकी वेवलेंथ, ये जो रेडिएशन निकली इसकी वेवलेंथ कितनी है, इसकी वेवलेंथ कितनी है। इतनी चीज समझ में आई। तो अब बताता हूं ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है क्या। ध्यान से समझना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है क्या। ये चीजें पता है तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम का अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या होगा, ये सारे फॉर्मूला साइड बाय साइड लिखते रहेंगे। चलो अब मैं शेल्स को ना सीधा सीधा बनाता हूं। देखो मान लो ये मेरा है शेल नंबर 1, ये मेरा है शेल नंबर 2, मान लो ये है मेरा शेल नंबर 3, है ना। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा था, इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा था, हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। तो हमें पता है यहां पर क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में यहां -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। मान लो यहां इलेक्ट्रॉन था, मैंने इसे हीट दी और ये उछल के यहां चला गया, ये उछल के यहां चला गया, राइट। थोड़ी देर बाद ये उछल के वापस आया और इसने एनर्जी दी जिसकी कुछ वेवलेंथ थी, मान लो λ1। एनर्जी देगा, वेवलेंथ निकालना आता है, उसकी वेवलेंथ निकली, रेडिएशन की वेवलेंथ निकली, मान लो λ1। अब हो सकता है मैंने इसे इतनी एनर्जी दी हो कि ये उछल के यहां जाए, मैंने इतनी एनर्जी दे दी कि ये उछल के यहां चला जाए। अगेन ये वापस आएगा तो फिर से कुछ वेवलेंथ निकालेगा, एनर्जी निकालेगा जिसकी वेवलेंथ है λ2। हो सकता है ऊपर की कोई शेल में चला जाए उछल के, फिर जब वापस आएगा उछल के तो एक वेवलेंथ निकालेगा, मान लो λ3। इन सभी वेवलेंथ्स के कॉम्बिनेशन को, इन सभी वेवलेंथ के कलेक्शन को बोल देते हैं स्पेक्ट्रम। बचपन में भी पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम क्या, आप पढ़ते हो सर विबग्योर भी एक स्पेक्ट्रम है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, सभी अलग अलग वेव्स हैं, अलग अलग रेडिएशन है, सबकी अलग अलग वेवलेंथ है। उन्हीं के कॉम्बिनेशन को, इन सभी कॉम्बिनेशन को, इन सभी वेवलेंथ के कॉम्बिनेशन को बोल दिया जाता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या है, दीज आर कलेक्शन ऑफ wavelengths of radiations emitted by, सिर्फ इस केस में बोल रहा हूं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ये सारी वेवलेंथ, रेडिएशंस emitted by electron when it jumps back to its original shell from higher shells। समझ में आया। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, उछल के किसी भी शेल में जा सकता है, जब वापस आएगा मान लो सेकंड से 1 में ओरिजिनल था, हीट मिली, हो सकता है 2 में गया, 3 में गया, 4 में गया, 2 से वापस आएगा, 3 में गया तो 3 से वापस आएगा 1 में, 4 में गया तो 4 से वापस आएगा 1 में, और जब वापस आएगा हमने देख लिया एनर्जी फेंकेगा बाहर, उस एनर्जी की कुछ वेवलेंथ होगी, सभी वेवलेंथ की कलेक्शंस को मैंने बोल दिया एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो अब क्लियर हो जाएगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम असल में है क्या। डिटेल में पढ़ेंगे अभी, इसे पूरा फॉर्मूला निकालेंगे कैसे निकालते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ। ये एक कलेक्शन है वेवलेंथ का, ये एक कलेक्शन है वेवलेंथ का। कौन सी वेवलेंथ, जब इलेक्ट्रॉन ने हायर एनर्जी लेवल से अपने ओरिजिनल एनर्जी लेवल पे वापस आने के लिए जंप लगाया, एनर्जी प्रोवाइड की, बाहर निकली एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी छोड़ी, उनकी कुछ वेवलेंथ थी, सारों को एक साथ लिख लिया, तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम। चलो फॉर्मूला डिराइव करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मान लो पहले मेरा पहला इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी लेवल पे था जिसकी एनर्जी है E1, उछल के गया एक ऐसे लेवल पे जिसकी एनर्जी है E2। हमें शेल्स की एनर्जी पता है ना, एनर्जी ऑफ nth शेल, टोटल एनर्जी ऑफ nth शेल इज -13.6 n² बाय z²। ये तो सबको पता है यार, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट शेल की एनर्जी होती है ना। मान लो E1 मान लो ये शेल नंबर है N1, ये है शेल नंबर N2, तो मेरा E1 क्या होगा, माई E1 इज -13.6 n1² बाय z²।
किसी भी एटम की बात हो रही है, Z इज एटॉमिक नंबर उस एटम का, N इज शेल नंबर। सिमिलरली सेकेंड शेल, इससे दूसरी शेल में जिसका शेल नंबर है N2, इसकी एनर्जी क्या होगी? -13.6 N2 स्क्वायर बाय Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो टोटल एनर्जी निकाल चुके हैं। इलेक्ट्रॉन यहां था, मान लो जंप करके यहां गया, यहां एनर्जी है E1 इतनी, यहां एनर्जी है E2 इतनी। अब जब वापस आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, जब वापस आएगा तो एनर्जी बाहर फेंकेगा। कितनी एनर्जी होगी हमें पता है कितनी एनर्जी देगा? E इनिशियल माइनस E फाइनल, यहां की एनर्जी माइनस यहां की एनर्जी। सेकंड इस वाली शेल में एनर्जी कितनी थी? -13.6 N2 स्क्वायर बाय Z स्क्वायर। बात समझ में आई? यहां पर एनर्जी कितनी थी? सॉरी, चलो अब मैं इनमें एनर्जी निकालना चाहता हूं। इस शेल में एनर्जी कितनी है, इस शेल में एनर्जी कितनी है? ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास कोई शेल है जिसका शेल नंबर है N1 और कोई शेल है जिसका शेल नंबर है N2, तो हमें टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता है। nth शेल की टोटल एनर्जी कितनी होगी? -13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो पिछले लेक्चर्स में पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता वापस जाओ और पढ़ के आओ। मैं निकालना चाहता हूं E1 कितनी है। इस शेल में जिसका शेल नंबर है N1 कितनी होगी एनर्जी? -13.6 Z स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली इस शेल में जिसका शेल नंबर N2 है, इसकी एनर्जी कितनी होगी? -13.6 Z स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब समझो, इलेक्ट्रॉन यहां था, इसको एनर्जी मिली, मान लो जंप करके N2 शेल में चला गया। जब वापस आएगा N2 से N1 में तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और वो एनर्जी कितनी होगी हमें पता है। कितनी एनर्जी बाहर फेंकेगा? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, यानी E2 माइनस E1। वैल्यू पुट कर दें, -13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर माइनस ऑफ 13.6 Z स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर। कॉमन देखो क्या आ रहा है, -13.6 Z स्क्वायर कॉमन है, और यहां रह गया 1 बाय N2 स्क्वायर माइनस 1 बाय N1 स्क्वायर। इतनी एनर्जी ये रेडिएट करेगा, इतनी एनर्जी ये रेडिएट करेगा। देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन N2 शेल से N1 में जंप करेगा तो कितनी एनर्जी बाहर फेंकेगा? इतनी एनर्जी बाहर फेंकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी इसे और मॉडिफाई करेंगे, अभी से और मॉडिफाई करेंगे। और एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, Hc बाय लैम्डा। तो इस E की जगह मैं लिख सकता हूं Hc बाय लैम्डा, Hc बाय लैम्डा इक्वल्स टू -13.6 Z स्क्वायर 1 बाय N2 स्क्वायर माइनस 1 बाय N1 स्क्वायर। याद रखना N2 क्या है? जहां से जंप किया वापस आते वक्त, यानी ये जहां से वापस आते वक्त, आते टाइम जंप किया। और N1 क्या है? जहां पे जंप किया, जंप किया। ये चीज याद रखेंगे। मेरा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां वापस कूदा, कितनी एनर्जी देगा? इतनी एनर्जी देगा। एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है Hc बाय लैम्डा। एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है Hc बाय लैम्डा। रख दिया। मुझे निकालना क्या है? क्या वेवलेंथ थी? तो मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे? चलो देख लेते हैं। इतना लिख लिया तो आई गेस मैं इसे मिटा दूं। ये सारी चीजें मिटा देता हूं और फाइनली एक एक्सप्रेशन लिखते हैं जिससे हमें पता लग जाएगा किस वेवलेंथ की। मुझे क्या पता लगा? Hc बाय लैम्डा इक्वल्स टू -13.6 Z स्क्वायर 1 बाय N2 स्क्वायर माइनस 1 बाय N1 स्क्वायर। ये क्या है? एनर्जी। दिस इज एनर्जी radiated by electron when it jumps
it jumps from N2 to N1। जब भी शेल नंबर N2 से शेल नंबर N1 पे वापस आने के लिए जंप करेगा तो एनर्जी E देगा, विच इज गिवन बाय दिस। और एनर्जी इज hc बाय लैम्डा, देख चुके हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज hc बाय लैम्डा। तो यहां मैं क्या करता हूं, इस 1 बाय लैम्डा को यहीं रहने देता हूं, hc को नीचे उतारते हैं, -13.6 z स्क्वायर बाय hc, 1 बाय n2 स्क्वायर -1 बाय n1 स्क्वायर। अब देखो ये सब कांस्टेंट है, 13.6, h की वैल्यू कांस्टेंट, c की वैल्यू कांस्टेंट, यानी ये भी एक नया कांस्टेंट आया। इस कांस्टेंट को नाम देते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और जब ये सारी भर दोगे ना, जब ये सारी चीजें भर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जब ये सारी चीजें आपने रखी, h की वैल्यू, c की वैल्यू, तो ये सारी भर के आ जाएगा माइनस, ये सारी जब वैल्यू भर दोगे, मैंने इसे क्या बोला, इसे मैंने नया कांस्टेंट दिया r, इसे मैंने नया नाम दिया r, तो ये हो जाएगा r z स्क्वायर 1 बाय n2 स्क्वायर -1 बाय n1 स्क्वायर। और इस r की वैल्यू आई क्या, सब कुछ पुट करने के बाद इस r की वैल्यू आई 1.09 10 की पावर -7, 1.09 इंटू 10 की पावर -7 मीटर इनवर्स। ये है मेरा रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, इस r की वैल्यू। तो अगर आपको अब देखो क्या क्या, रिडबर्ग कांस्टेंट पता है, जहां से जंप किया आपको वो शेल पता होगा, जहां पे जंप किया है वापस वो शेल आपको पता होगा, वैल्यू भरी, z मतलब एटॉमिक नंबर, जिस एटम की बात हो रही है उसका एटॉमिक नंबर पता होगा, आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। एक और चीज आपको ये याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना है वो मैं बताऊंगा, ये याद रख के भूल भी जाओगे। आपको याद क्या रखना है ताकि आप लैम्डा आसानी से निकाल सको, वो मैं आपको बताऊंगा, अभी रुक जाओ। राइट, तो आपने एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया, जिससे आपने इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर रहा है एक शेल से वापस दूसरी शेल पे, तो किस वेवलेंथ की एनर्जी निकाली आप वो निकाल सकते हो, जिस वेवलेंथ की एनर्जी निकाली आप वो निकाल सकते हो। बहुत आसान, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो एक सवाल करते हैं जिससे आपको चीजें क्लियर होंगी कि इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है, इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है। ध्यान से देखो, मान लो मैं बोल रहा हूं हाइड्रोजन एटम की शेल नंबर 1 से, दिस इज शेल नंबर 2, शेल नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन वापस आया शेल नंबर 1 से, दिस इज N2, दिस इज N1। बोलेगा कितनी वेवलेंथ निकली, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1 बाय n2 स्क्वायर -1 बाय n1 स्क्वायर। जंप कहां से किया, सेकंड से, तो n2 is 2। जंप कहां पे किया, फर्स्ट पे, तो n1 is 1। z हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर इज 1, वैल्यू पुट करो, 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू r, z की जगह 1 बाय 4 -1 बाय 1, यानी मेरा 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू r 1 बाय 4 -1 यानी -3 बाय 4। यही आ गया यार, देखो यही आ गया, ध्यान से देखो यार, यही आ गया, यही आ गया। अच्छा, एक माइनस साइन भी चल रहा था ना पहले से, उस फॉर्मूले में देख लेना, फॉर्मूले में ठीक कर लेंगे। 1 बाय लैम्डा क्या था, -r z स्क्वायर, -13.6 जब वैल्यू पुट की तो माइनस भी चल रहा था, 1 बाय n2 स्क्वायर -1 बाय n1 स्क्वायर। राइट, तो ये माइनस भी साथ में चल रहा है, ये माइनस साइन साथ में चल रहा है, माइनस। तो मेरा 1 बाय लैम्डा आया r 3 बाय 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, r 3 बाय 4, यानी मैं लैम्डा को लिख सकता हूं 4 बाय 3r, 4 बाय 3r। अब r की वैल्यू आपने याद नहीं रखनी, आपने 1 बाय r की वैल्यू, आपने डायरेक्टली 1 बाय r की वैल्यू याद रखनी है, ताकि इस 1 बाय r की जगह आप डायरेक्टली वैल्यू डालो। और 1 बाय r की वैल्यू क्या होगी, प्लीज हमेशा याद रखेंगे, 1 बाय r की वैल्यू, ना कि r की वैल्यू, 1 बाय r की वैल्यू हमेशा याद रखेंगे, इट इज, फिर से देख लो, 1 बाय r की वैल्यू हमेशा याद रखेंगे, इट इज 911 आर्मस्ट्रॉन्ग।
देखा, मेरा आंसर आया 1/r हैज टू बी टेकन 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। मुझे 1/r की वैल्यू याद रखनी है, r की नहीं। 1/r की वैल्यू याद रखनी है, r की नहीं। वीडियो एक बार बंद होगी तो फिर से समझो, देख लो सवाल क्या किया गया। सवाल क्या किया गया, हाइड्रोजन एटम में, फिर से समझो, हाइड्रोजन एटम में जिसका एटॉमिक नंबर है 1, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जंप करता है। जब वापस आता है तो उसकी वेवलेंथ जो एनर्जी देगा कितनी होगी, हमें पता है 1/λ इक्वल्स टू -r(z²) 1/n2² - 1/n1²। इस फॉर्मूले को थोड़ा एडजस्ट करके लिख लो। अगर उस माइनस साइन को मैं अंदर ले गया, इस माइनस साइन को मैं अंदर ले गया तो मेरा 1/λ कितना हो जाएगा, r(z²) 1/n1² - 1/n2²। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। चलो, और एक और चीज अभी बताया, 1/r की वैल्यू, r नहीं 1/r की वैल्यू इज 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। 1/r की वैल्यू आपने याद रखनी है। तो एटम कौन सा है, हाइड्रोजन, यानी z इक्वल्स टू 1, तो मेरा 1/λ कितना आ जाएगा, r z का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। कहां से जंप किया और कहां को जंप किया, n1 क्या है, जहां पे जंप किया विच इज 1, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस कहां से जंप किया, 1/2 का स्क्वायर। तो मुझे पता लगा 1/λ इक्वल्स टू r 1 - 1/4 विच इज 3/4। तो 1/λ इज 3r/4। तो लैम्डा कितना हो गया, 4/3r। हमें 1/r की वैल्यू पता है, मैंने पुट कर दी, तो लैम्डा आया 4/3। दिस इज 1/r, 4/3 इंटू 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। सॉल्व करोगे तो दिस इज 304, तो 16,101 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग मेरा रफ आंसर आया। दैट मींस जब इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम में सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में जंप करेगा तो कितनी वेवलेंथ फेंकेगा, 1.16 आर्मस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ की एनर्जी एमिट करेगा। बात समझ में आई? तो एक बार मैं फिर से फॉर्मूला कंपाइल करके 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट उसके बारे में बता के एक स्टेप और आगे चलते हैं। आई गेस कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और एक सवाल आप खुद भी करेंगे। चलो, फॉर्मूला क्या है, हमेशा वेवलेंथ निकालने के लिए 1/λ इक्वल्स टू r(z²) 1/n1² - 1/n2²। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब मेरा इलेक्ट्रॉन वापस जंप कर रहा है n2 शेल से किसी n1 शेल में, राइट। क्या निकलेगी रेडिएशन, उस रेडिएशन की वेवलेंथ होगी इतनी, राइट। 1/r की वैल्यू आपने याद रखनी है, इट इज 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। r की याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम यूज होगी। हमें देखा 1/r करके हमने ये वैल्यू भर देनी है। n1 क्या है, जहां पे जंप किया, n2 जहां से जंप किया, राइट। एक सवाल करेंगे, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, find the wavelength of radiation emitted by electron when it jumps back from n equals to 3 to n equals to 1 in hydrogen atom। बोल रहा है हाइड्रोजन एटम में जब थर्ड शेल से फर्स्ट शेल पे वापस जंप लगा रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन, तो उसने किस वेवलेंथ को एमिट किया होगा। जहां से जंप लगा रहा है माई n2 इज 3, जहां पे जंप लगा रहा है माई n1 इज 1। फॉर्मूला लगाया 1/λ r(z²), हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो z इज 1, तो 1 का स्क्वायर 1/n1², जहां जंप लगाया 1² माइनस 1/3 का स्क्वायर इज 9। सॉल्व करेंगे, माई 1/λ इज r 1 माइनस 1/9 यानी 8/9। तो मेरा वेवलेंथ आई 1/λ इक्वल्स टू r 8/9। लैम्डा लगाना है तो ये हो जाएगा 8/9r, सॉरी 9/8r। 1/r की वैल्यू हमें पता है, 1/r की वैल्यू हमें पता है 911। तो मेरा वेवलेंथ कितना होगा, 9/8 इंटू 911, जो भी सॉल्व करके आ रहा है
वो इन आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपने वो वेवलेंथ भी निकाल ली जो थर्ड लेवल से 1 लेवल पे जंप करते हुए इलेक्ट्रॉन ने एमिट करने वाली है। तो आप कोई भी वेवलेंथ निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का किसी भी शेल से किसी भी शेल पे जंप कर रहा है, यू कैन फाइंड द वेवलेंथ। तो दिस वाज माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एक और लेक्चर बनेगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जिसमें 3-4 और अच्छी चीजें बात करेंगे, जिससे जेई में, एम्स में, नीट में, मेंस एडवांस में सवाल आते हैं। ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ये फॉर्मूला पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, कैसे वेवलेंथ निकालनी है जो एनर्जी निकली, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे एक और लेक्चर बनाएंगे। क्लासेस में ना अगर आप कहीं पढ़ो तो यूं खत्म कर देते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मूला बताते हैं, कहां से आया वो भी नहीं बताया, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। एनर्जी कितनी होगी, 2 एनर्जी लेवल का एनर्जी का डिफरेंस, वहां से ये फॉर्मूला आया, नहीं करते, सीधे बोलते हैं ये फॉर्मूले में पुट करवा, बहुत गलत बात है। चलो खैर, हमें सब डिटेल में पढ़ना है, सब एडवांस पढ़ना है। कोई भी दिक्कत है यू हैव टू मैसेज मी, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ऐप के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। जय हिंद, पढ़ते रहें, लॉकडाउन मुबारक हो।